हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग ए टू जेड में आप सभी साथियों का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमारी पीआर यादव की सीरीज चल रही है एमएसएन की, जिसमें हम एमएसएन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो भी रिलेटेड थ्योरी होती है इससे रिलेटेड जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ईसीजी के बारे में, कैसे पूरी ईसीजी में कैसे आयंस मेजर रोल इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और कैसे पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव का क्या इम्पोर्टेंस है। और क्या हमने लीड्स पढ़ी थी, 12 लीड्स पढ़ी थी हमने ईसीजी की। चेस्ट लीड पढ़ी थी, V1 से V6 तक होती है, और लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वो क्लास समझ आई होगी, और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज़ वो जाके वो क्लास देखें और उसको उससे रिलेटेड ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, हार्ट को कौन कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और यही ब्लड सप्लाई हमारे आगे काम आएगी जब हम एंजाइना, एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि किस ब्लड जो आर्टरी में ब्लॉकेज आने पर कौन सा हार्ट का जो एरिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ होएगा, किसमें ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे रिप आरएमपी पढ़ा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये -90 मिली वोल्ट होती है, और इस मिली वोल्ट को पाने के लिए क्या करा जाता है, जो हमारी सेल्स होती है उसमें 3 प्रकार के चैनल पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये हमने देखा था। तो सबसे पहले कौन से चैनल खुलते हैं, सोडियम चैनल। सोडियम चैनल कब खुलते हैं, जब कितना मिली वोल्ट हो जाता है, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर दोनों चैनल ओपन हो जाते हैं हमारे कैल्शियम और पोटेशियम के। तो जैसे ये ओपन होते हैं तो पोटेशियम सबसे पहले सडन बाहर जाता है, जिसको क्या कहा था, अर्ली रिपोलराइजेशन हमने स्टेज का नाम दिया था। फिर क्या होता है, नेक्स्ट हम जितने कैल्शियम बाहर जाते हैं उतने ही क्या जाते हैं, पोटेशियम, तो उसको स्टेज को क्या नाम दिया था, प्लेटिव फेज नाम दिया था। फिर नेक्स्ट ये क्या होता है, कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं, उसके बाद पोटेशियम चैनल खुले रहते हैं। तो उसको वो कब तक खुले रहते हैं, जब तक कि अपन आरएमपी, मायोकार्डियल सेल आरएमपी को प्राप्त ना कर ले, तब तक पोटेशियम चैनल यहाँ पर खुले रहते हैं, और क्या होता है, आरएमपी तक अचीव हो जाता है। ठीक है, ये सब हमने देखा था और ईसीजी के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, ये सब हमने देखा था हमारी लास्ट क्लास में। जिसने भी नहीं देखी हो वो कृपया करके वो लास्ट क्लास देखे। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। ठीक है, तो देखिए हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट में क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्च ऑफ अरोटा होता है, जो निकलता है हमारा कहाँ से, राइट वेंट्रिकुलर से। राइट वेंट्रिकुलर से आर्च ऑफ अरोटा निकलता है, ये रहा, देखो सबको दिख रहा है, ये आर्च ऑफ अरोटा निकलता है। इसके आगे क्या होता है, देखिए इसके आगे जब ये जाती है तो आर्च ऑफ अरोटा बनाती है। ये कौन सी है, असेंडिंग अरोटा। असेंडिंग अरोटा से ये निकल के क्या बनाएगी, आर्च ऑफ अरोटा। आर्च ऑफ अरोटा से एक ब्रांच इधर निकलती है और एक ब्रांच जाती है लेफ्ट साइड में। ठीक है बच्चों, इसको ब्रांचेस के नाम आपको याद होंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये होता है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से आगे कौन सी ब्रांच निकलती है बताइए, ये सब प्रीवियस में पढ़ा रखा है। राइट कोरोनरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और ये होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और ये क्या निकलती है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है सभी को, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और ये कौन सी है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। जैसे हमारे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है ये। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये कहाँ से निकल रही है, आर्च ऑफ अरोटा से निकल रही है। और सेम आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट कॉमन कैरोटिड कहाँ से निकल रही है, ब्रेकियोसेफेलिक। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या आंसर कर देते हैं, आर्च ऑफ अरोटा। ठीक है, ये हमको नहीं करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। ये हमारी कौन सी है, असेंडिंग आर्टरी है।
ठीक है। असेंडिंग आर्टरी से 2 आर्टरी निकलती है, ये देखिए, ये 2 मैंने निकाल रखी है यहाँ पे, ये देखिए, ये जा रही है, ये पार्ट राइट है और ये पार्ट लेफ्ट है। तो ये कौन सी आर्टरी है? राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यही 2 आर्टरी जो है पूरे जो हार्ट होती है हमारा, उसको ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी। तो ये कैसे पहुंचाएगी ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इधर आइए, राइट कोरोनरी, सही बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, जिसके पास नोट्स नहीं हो नोट्स बनाते रहो, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी, इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? एक साइनस पाया जाता है, राइट एंटीरियर एरोटिक साइनस, ये इसका क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। तो राइट कॉमन आर्टरी का ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है? राइट एंटीरियर एरोटिक साइनस, ठीक है। और ये सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई करेगा हमारे हार्ट की, वो लगभग कितनी परसेंट होगी? 40% हार्ट को ये सप्लाई कर देगी ब्लड, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी बच्चों को? देखिए अब हम देखते हैं, देखो आगे यहाँ हमारा क्या पाया जाता है बच्चों, मैंने बताया था यहाँ होता है हमारा एसए नोड। तो राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से चली, यहाँ से इसकी एक ब्रांच आती है एसए नोड की ओर, ठीक है। अब ये घूमी यहाँ से, ठीक है, घूम गई, समझते जाना, बिल्कुल आप कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये चली, अब यहाँ से ये कहाँ चल जाएगी? ये कौन सा हिस्सा होता है हार्ट का? मार्जिन वाला हिस्सा है कि नहीं? मार्जिन मार्जिन जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी आर्टरी होती है? राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? राइट मार्जिनल आर्टरी। अब और क्या होता है? अब एक ये क्या होती है? पीछे से जाती है, मैं डॉट डॉट से बता रहा हूँ, ये क्या पीछे से जाती है। यहाँ क्या होता है हमारा? मैंने आपको बताया था, यहाँ होता है हमारा एवी नोड, बताया सबको, एवी नोड बताया था यहाँ पर। तो ये आर्टरी कहाँ जाएगी? एक एवी नोड की तरफ जाएगी, ठीक है। एक कहाँ जाएगी? एक इस पीछे पीछे जाती जाती ये कहाँ जाएगी? ये देखिए, नाम बताइए आप, कहाँ जा रही है? डिसेंडिंग में जा रही है ना? डिसेंडिंग है या नहीं? ये है डिसेंडिंग। तो इस और पीछे की तरफ जा रही है, तो इसका नाम बनाइए, देखो पोस्टीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। किसी को कंफ्यूजन नाम में? क्या होगा इसका? पोस्टीरियर डिसेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी, पीछे की तरफ से जा रही है हार्ट के, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टरी इसी के आगे, ये पीछे की तरफ से आगे यहाँ जाएगी इधर। अब ये कौन सा साइड है बताइए? आप बताइए, लेफ्ट साइड में जा रही है कि नहीं जा रही? ये होएगा लेफ्ट। और कौन सी साइड है? एंटीरियर या पोस्टीरियर? मैंने डॉट लाइन से बनाया, तो कौन सा है? ये पोस्टीरियर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? और ये कहाँ जा रही है? वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। यानी ये लेफ्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, ये जो ब्लड सप्लाई करेगी वेंट्रिकुलर को, ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। ये समझ में आई अपन को राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच। देखिए मैं एक और डायग्राम यहाँ पे समझा देता हूँ। ये है हमारी असेंडिंग आर्टरी, असेंडिंग आर्टरी से ये क्या गई हमारी? राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी ये ऐसे आर्च बनाया, ठीक है। एक यहाँ पे गई, कहाँ पे गई है? ऐसे नोड की तरफ, ऐसे नोड की तरफ, ठीक है। ये एक आर्च बनाया, अरे ये कहाँ चली गई? एक ये देखिए, ये गई, कौन सी आर्टरी है? राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। अब ये इधर जाएगी, सही है, सही बना रहा हूँ, देखो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया, सेम उसका जो क्लियर मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। एक यहाँ चल जाएगी ऊपर की तरफ, मैंने ऊपर की तरफ क्या बताया, क्या था? एवी नोडल आर्टरी, एवी नोड होता है ना इधर, मैंने डायग्राम से आपको बताया एवी नोडल आर्टरी। एक चल जाएगी नीचे, पोस्टीरियर है ये, तभी मैं डॉट डॉट से समझा रहा हूँ। इसको क्या बोला जाएगा बताइए बच्चों, सभी नाम करिए इसका। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पीडीए, ठीक है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जा रही है, और क्या ये आर्टरी है। और सेम एक पीछे की तरफ से ये चल जाएगी, लेफ्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है बच्चों। ये समझ में आई आपको? राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस सेम ऐसा ऐसे इधर की तरफ जाती है, ये इधर है,
ये इधर की तरफ जाएगी, एक कौन सी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसको मैं आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को। हम देखो समझते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से गई, ठीक है, अब ये किधर जाएगी? एक तो बच्चों ये जस्ट इसके नीचे से जाएगी लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, एंटीरियर यानी आगे की तरफ जाएगी। मैंने डॉट नहीं बनाया है, देखो डॉट डॉट से बनाता तो वो पोस्टीरियर होता। एंटीरियर और जा रही डिसेंडिंग नीचे की तरफ, और ये आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर इसकी अलग अलग ये ब्रांचेस निकलती है। इसको क्या बोला जाता है? इन ब्रांचेस को बोला जाता है डायगोनल, डायगोनल आर्टरी। ठीक है, ये भी मैं हार्ट में डायग्राम से बता रहा हूँ। सेम ऐसा डायग्राम बनाऊंगा मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट डायगोनल आर्टरी हो गई। अब देखो बच्चों, अब इसके भी तो मार्जिन पर सप्लाई करनी है। एक जाएगी इसके मार्जिन पर, जो मार्जिन जो सरफेस होती है यहाँ जाएगी, उसको क्या बोला जाएगा? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? देख लीजिए लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। अब एक आर्टरी होती है बच्चों, वो कहाँ जाती है? इसके पोस्टीरियर में। यहाँ से निकल के मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ, ये पोस्टीरियर में जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। इस आर्टरी का नाम क्या है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, चिंता मत करिए, पूरा समझ में आएगा आपको ब्लड सप्लाई हार्ट की। समझ में आया? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। देखो हमने क्या बताया था, ये यहाँ से चली, ठीक है, एक गई यहाँ पे, इसको क्या बोला? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसकी जो ब्रांचेस थी उसको क्या कहा? डायगोनल आर्टरी। ठीक है, ये खत्म। फिर ये आगे ब्रांच बढ़ती है, आगे जाती है, ये मार्जिनल एरिया में चल जाती है, हार्ट की सप्लाई करेगी। और एक जो पीछे की तरफ जाती है उसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बनाता हूँ पूरा इसको। हमने देखा ये क्या है? हमारी असेंडिंग आर्टरी। अब यहाँ से कौन गई बताइए? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ से फिर कौन आ जाएगी बताइए? अभी मैंने बताया, सभी रिवाइज करेंगे। कौन सी आ जाएगी बताइए सभी बच्चे? कौन सी है ये? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और एंटीरियर की तरफ जा रही है। और ये क्या होगी इसकी? डायगोनल आर्टरी। तो देखिए बच्चे, ये कहाँ जा रही है? कौन सा पार्ट है हार्ट का? इन्फीरियर वाला पार्ट है कि नहीं है? इन्फीरियर वॉल है, इन्फीरियर वॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए हम नेक्स्ट कौन सी पढ़ी थी हमने? एक यहाँ पे कहाँ गई थी? मार्जिन पर गई थी या नहीं गई थी? ये कौन सी? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। और एक मैंने बताया था ये कहाँ जाती है? ऐसे पोस्टीरियर की तरफ जाती है। तो ये कौन सी आर्टरी हो गई? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और बच्चों, ये जो सप्लाई करती है हमारे हार्ट का जो पार्ट होता है वो होता है, कौन सा होता है? पोस्टीरियर का। समझ में आ रहा है? पोस्टीरियर और लेटरल, लेटरल एरिया। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो मान लो कि यहाँ पे प्लेग जमा हो गया किसी आर्टरी में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो अब यहाँ से ब्लड आगे जा पाएगा? बहुत कम जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो कौन सी वॉल जो हार्ट की कॉम्प्रोमाइज होएगा, कौन सा पार्ट होएगा? वो इंफीरियर वॉल वाला पार्ट हार्ट का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यहाँ क्या है? ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगी, जिससे क्या होगा? इस्चेमिया की कंडीशन डेवलप होगी। उसके बाद धीरे धीरे नेक्रोसिस हो जाएगा अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? दो ब्रांचेस पढ़ी हमने लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस पढ़ी है हमने। कौन कौन सी पढ़ी है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, और तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। हम देखेंगे, ये देखिए, एक मिनट रुकिए। देखो बच्चों, जो लेफ्ट
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, इसका भी ओरिजिन हम देख लेते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये होती है लेफ्ट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस। ठीक है, लेफ्ट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ये जो सप्लाई करती है हार्ट को, कितना परसेंट करती है, 60%। 60% ऑफ हार्ट को ये सप्लाई करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी बच्चों को? जी, क्या करेगी, 60% तक हार्ट को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, और देखिए जो हमारी ये है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा, लाडा बोला जाता है इसको। इसको ही क्या बोला जाता है, एक दूसरा नाम होता है विडो आर्टरी बोला जाता है इसको, विडो आर्टरी। जो मोस्ट कॉमन हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखा जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस में देखा जाएगा, वो लाडा में देखा जाएगा। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो साइट होगी, जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है, वो किस में देखा गया है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। जब ये अफेक्ट होगी बच्चों, तो बताओ कौन सी वॉल का एमआई होगा, एंटीरियर वॉल ऑफ, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेफ्ट वेंट्रिकुलर की एंटीरियर वॉल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा अगर लाडा में अगर प्लेक का जमाव होता है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक और बात बच्चों, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नोट सेट में पूछा गया है, वो रिसीव करती है, रिसीव मैक्सिमम ब्लड, या पूछा जाए कि ब्लड कब वो रिसीव करती है, सिस्टोल के समय या डायस्टोल के समय, तो क्या जवाब होएगा हमारा, ड्यूरिंग द डायस्टोल। जब हार्ट डायस्टोल करता है, डायस्टोल यानी रिलैक्स की स्थिति में होता है, आराम करता है, तब क्या होता है, कौन रिसीव करती है, कोरोनरी आर्टरी। जो ब्लड सप्लाई है, जो कोरोनरी आर्टरी रिसीव करती है ब्लड हार्ट से, वो डायस्टोल के दौरान रिसीव करती है। ठीक है, ये बच्चों याद रखना आप बात। ठीक है, और हमने देखा था पिछली क्लासेस में, जो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स किसका, एनर्जी का, हार्ट के पास वो कौन सा होता है, फैट। ये हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी सेल टिश्यू वाली, वहाँ हमने देखा था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, अब हम डायग्राम से समझेंगे। ये बिल्कुल बच्चों वो डायग्राम है, जैसे किसी के वो डालते हैं, डाई डालते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। ठीक है, तो एक पेशेंट का है ये, इसमें देखा गया है, कहाँ है ये देखो, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में क्या है, ये प्लेग दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक, देखो पूरा प्लेग, बिल्कुल ब्लड सप्लाई देखो बिल्कुल बंद हो चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, दिख रहा है आपको? ये आ गई हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आ गई हमारी ऐसे नोडल आर्टरीज, ये मैंने बताया था ऐसे घूमता है, ये एवी नोडल आर्टरी हो गई। ठीक है, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? ये कौन सी हो गई बताइए, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो गई। सॉरी बच्चों, राइट मार्जिनल आर्टरी है ये। ठीक है, राइट साइड है, मार्जिन की ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ये एवी नोडल आर्टरी हो गई, ये मैंने बताया। और ये है बच्चों हमारी पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज हो गई है। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, जैसा मैंने अभी डायग्राम बताया, ये बिल्कुल हार्ट की ब्लड सप्लाई है। जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, तब हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में क्या है, प्लेग जमा हुआ है, तो अब आगे की जो भी सप्लाई होगी ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। देखो सेम यहाँ पर देख लीजिए एक और बार आप, ये हमारी देखो राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई। ठीक है, ये हमने बनाया था, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज हो गई। इधर देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये देखो इसके डायगोनल आर्टरीज है, मैंने बताया था कि ये देखो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है अच्छे से, आपको पूरा डायग्राम से बता दिया है मैंने। ठीक है, देखिए बच्चों, जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी बोलते हैं, है ना, स्टडी ऑफ एंजियोग्राम। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल।
ब्लड वेसल की स्टडी जहाँ होती है उसको क्या कहा जाता है? एंजियोग्राम। नेक्स्ट होता है बच्चों एंजियोग्राफी। सुना होगा आपने, एंजियोग्राफी करवा के आए हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी ये क्या होती है? टेक्निक होती है, ठीक है, ये टेक्निक होती है। और एक होता है एंजियोग्राफ। एंजियोग्राफ ये क्या होता है? ये होती है मशीन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये टर्म लगती एक जैसी है पर ये एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, किसको क्या कहते हैं। एंजियोग्राम को कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, एंजियोग्राफी टेक्निक होती है, और एंजियोग्राफ जो होता है वो मशीन होती है। इसमें क्या करा जाता है? एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है, डाई होती है, वो यूज करी जाती है किसके लिए? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए। एक बात याद रखनी है, जब ये डाई इंजेक्ट की जाती है तो पेशेंट को वार्म फील होता है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉर्मल है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे कि जब पेशेंट को डाई दी गई तो उसको थोड़ा वार्म फील होता है, तो ये क्या नॉर्मल है? क्या करेगी नर्स? तो ये क्या है? नॉर्मल होता है। ये कुछ मिनटों में क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये डाई ही है, ये जो आपको यहाँ दिख रही है, ये डाई इंजेक्ट करी थी। ये डाई जो प्लेग जमा होता है वहाँ डिपोजिट हो जाती है, और फिर हम देख लेते हैं उसको कि यहाँ पर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमने ब्लड सप्लाई देखी हार्ट की कैसे कैसे होती है, कौन कौन सी आर्टरीज होती है इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, ठीक है। ये सब बच्चों याद रखना। हमने एमआई पढ़ेंगे आगे, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ेंगे, उसमें आगे काम आएगी, ठीक है। अब हम आज का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ब्लड प्रेशर, उसको देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम आगे जो भी पीआर यादव में है। देखिए बच्चों, क्या होता है ब्लड प्रेशर में? दो चीजें होती है, एक सिस्टोलिक बीपी होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक समझते हैं हम क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम प्रेशर which are exerted upon, किसके ऊपर लगाया जाता है? द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। ड्यूरिंग, किसके दौरान? ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, ठीक है। यानी जब हार्ट सिस्टोल का मतलब क्या बताया था मैंने? संकुचन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिस्टोल। तो ड्यूरिंग सिस्टोल के दौरान जो प्रेशर लगाया जाता है आर्टरीज की वॉल पर, वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक बीपी। और ये नॉर्मली वैल्यू जो होती है इसकी 120 mm ऑफ मर्करी, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये भी सेम होगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर विच आर exerted upon the wall of during diastole of हार्ट, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हम देखते हैं, ये कितनी होती है? 80 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। और ये जो डिपेंड करता है डायस्टोलिक प्रेशर, वो किस पे डिपेंड होता है? ये मेनली डिपेंड ऑन, किस पे करता है बताइए? मैंने ये पढ़ा रखा है आपको लास्ट क्लास में, जब हमने क्या पढ़ा था? हार्ट की शुरुआत करी थी, जब ब्लड वेसल्स मैंने आपको पढ़ाई थी, वेन और आर्टरी होती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बच्चों मैंने पढ़ा है, बताइए आपको याद हो तो क्या होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस? जो हमारी आर्टरी होती है, देखो सबसे पहले क्या होता है? हमारा अरोटा होता है, अरोटा से क्या निकलती है? फिर आर्टरीज निकलती है, ठीक है। आर्टरी से क्या होता है? आर्टीरियोल होता है, आर्टीरियोल्स, ठीक है। जो आर्टीरियोल्स होती है, इनकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है? नैरो हो जाती है। नैरो हो जाने के कारण ये क्या है? एक रेजिस्टेंट, जब नैरो हो जाएगी, इतनी सी जगह बचेगी मान लो ब्लड को सप्लाई होने में, तो ये क्या है? ब्लड क्या है? ज़्यादा दबाव डालेगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा इसमें, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस,
तो क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा, और ये कहाँ होगा, पेरिफेरल, सबसे जो हमारी पेरिफेरल जो होती है डिजिट्स, जो हमारी फिंगर्स होती है वहाँ की पेरिफेरल एरिया है ना ये हमारे बॉडी का, तो यहाँ की जो आर्टीरियोल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस लगाएगी, तो इसे क्या कहा जाता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यही क्या करती है, डायस्टोलिक बीपी के लिए जो मेनली जो होती है डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे अरोटा देखो बच्चों कितना बड़ा होता है अरोटा। ठीक है, अरोटा से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होता है, इसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। अरोटा आप सबको पता है कितना बड़ा होता है, कितना डायमीटर उसका, तो जैसे जैसे हम नीचे नीचे इसकी फर्दर ब्रांचेस में जाएंगे तो क्या होता है, इसका जो डायमीटर है वो छोटा होता जाता है, घटता जाता है। तो अगर डायमीटर घटेगा तो बच्चों जो ब्लड है वो तो बह ही रहा है, तो उसको ब्लड को बहने में क्या होगा, रेजिस्टेंस लगेगा। जितना छोटा डायग्राम जितना डायमीटर होता जाएगा क्या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो देखा जाता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में देखा जाता है बताइए, आर्टीरियोल्स में। ठीक है, याद रहेगा सभी को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका अदर नेम है रेजिस्टेंट वेसल्स, रेजिस्टेंस वेसल्स इसको कहा जाता है, आल्सो नोन एज। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। और देखिए जो हमने दो प्रकार के देखे, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, तो अब देखिए सिस्टोलिक बीपी जो होता है, सिस्टोलिक बीपी ये बढ़ जाता है, ये इतना खतरनाक नहीं होता है, जेकर ये बढ़ गया मान लो, ये बढ़ सकता है अपन जैसे नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करी, कुछ गेम्स खेले, कुछ एक्टिविटी करी, तो ये नॉर्मली क्या है दौरान इसके दौरान ये बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट बढ़ता है हमारा, इस वजह से क्या बढ़ जाता है ये सिस्टोलिक बीपी। बट जो हमारा वो होता है क्या, डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी ये बढ़ना क्या होता है, खतरनाक होता है। क्योंकि क्यों खतरनाक होता है, मैंने आपको बताया क्यों हो जाता है ये, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस उसका मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर नैरो हो गया है। अगर डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है तो बच्चों सीधा सीधा हम एक सिंपल सा मीनिंग लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, पेरिफेरल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका इंक्रीज का मतलब क्या हो जाए, जो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है बच्चों वो बहुत छोटा हो गया है, नैरो हो गया है। ठीक है, इससे हम सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि अगर डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो मतलब डायमीटर जो उसका है छोटा हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी में कौन सा जो मेजर जो होता है जिसको ध्यान में रखा जाता है वो डायस्टोलिक बीपी है। ठीक है, सभी को आया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखते हैं, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, पल्स प्रेशर क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का। अब सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पल्स प्रेशर आ जाएगा। सिस्टोलिक बीपी हमने नॉर्मल बताया 120 होता है और डायस्टोलिक बताया 80 होता है, तो कितना आ जाता है 40 mm ऑफ मर्करी। ये क्या आ जाता है हमारा पल्स प्रेशर। ठीक है, याद रहेगा पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी का। ठीक है, नेक्स्ट चले हम आगे। आगे बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म जाती है हमारी मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या होता है देखो, कैलकुलेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड क्या बच्चों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा, टिश्यू परफ्यूजन को, टिश्यू परफ्यूजन देखने के लिए है ना,
कितना परफ्यूजन हो रहा है टिश्यू को। तो देखो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर का। क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी अपॉन 3। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? मीन आर्टीरियल प्रेशर देखने के लिए सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी अपॉन 3। जो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है बच्चों 70 टू 110। ठीक है, या फॉर्मूले में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी रख के मान रखोगे तो अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? क्या क्या टर्म देखी हमने? पल्स प्रेशर देखा और क्या देखा? मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब देखिए बच्चों, जब भी हमें कार्डियक आउटपुट चेक करना हो, कार्डियक आउटपुट, तो हम किसको चेक करेंगे? हम करेंगे बच्चों सिस्टोलिक बीपी को। ठीक है, और जब भी हमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेक करना हो तो किसको करेंगे बताओ? अभी मैंने बताया किससे रिलेटेड? डायस्टोलिक बीपी से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो फैक्टर्स देखते हैं हम। फैक्टर जो क्या करते हैं, बीपी को अफेक्ट करते हैं। देखो बीपी जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट से। जितना कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ेगा, इसका प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? जितना बीपी बढ़ेगा उतना कार्डियक आउटपुट, यानी हमारा कार्डियक आउटपुट जितना बढ़ेगा उतना बीपी बढ़ेगा। सेम दूसरा देखते हैं, और किस किस पे डिपेंड करता है? बीपी डिपेंड करता है हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। जितना पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना बीपी हमारा बढ़ेगा। और डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स के ये क्या होता है? विद क्रमानुपाती 1 अपॉन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी हमारी उतना बीपी क्या होगा? कम। यानी मतलब हम कैसे लगा सकते हैं? डायमीटर बढ़ा मतलब क्या होता है? वेसो, क्या टर्म बोलते हैं? वेसो डायलेशन। ठीक है, और डायमीटर कम हुआ मतलब वेसो, बताओ कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है बीपी कैसे हमारा घटता है बढ़ता है? ठीक है, और इलास्टिसिटी भी एक निर्भर करती है। जो हमारी ओल्ड एज हो जाती है, ओल्ड एज में देखा होगा आपने, जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या हो जाती है? अगर ये कम हो जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्डनिंग हो जाएगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो इलास्टिसिटी खो देगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको बीपी कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है? और बीपी डिपेंड करेगा हमारा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम अगर हमारा बढ़ता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा? बीपी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये क्या बढ़ेगा? ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम। और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी से आप क्या समझते हैं बताइए? मैंने आपको बताया है हमारी पिछली क्लासेस में, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, ब्लड का गाढ़ापन। अगर ये बढ़ेगा तो क्या हमारा बीपी भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सब हमने आपको बताया। देख लेते हैं अपन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन। देखिए हमारा बीपी में वेरिएशन आएगा फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। फिजियोलॉजिकल बताइए कब हो सकती है? जब बीपी हमारा बढ़ जाए। बताइए, सोच के जवाब दीजिए। उम्र बढ़ती है तो बीपी बढ़ता है कि नहीं? मेल का बीपी जाता रहता है फीमेल से। और अब जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सारी ब्लड सप्लाई कहाँ चल जाती है? हमारे स्टोमक में। तो आफ्टर मील भी हमारा क्या होता है? बीपी इंक्रीज रहता है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आफ्टर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हैवी वर्क करते हैं तो क्या होता है? बीपी हमारा बढ़ जाता है। और बीपी कम कब होएगा बताइए? वही स्लिप, जब हम सो जाएंगे तो आफ्टर स्लिप क्या होगा? बीपी हमारा कम हो जाएगा। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन अपन देखते हैं, क्या देखते हैं बताइए? कौन सी होती है?
हाइपरटेंशन नाम सुना है? हाइपरटेंशन बीपी बढ़ जाएगा, और एक होता है हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन थी हमारी बीपी की। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, कब कब ये बढ़ेगा और कब कब ये कम होएगा। ठीक है, ये हमने बीपी के बारे में पूरा पढ़ा। ठीक है, अब देखो रेगुलेशन जो होता है हमारा, रेगुलेशन और बीपी जो होता है दो तरीके से हो सकता है। एक तो नर्वस रेगुलेशन, और एक उससे होता है कौन सा, रीनल। रीनल में जो हमारे एंजियोटेंसिन होता है, रेनिन हार्मोन होता है, वो सीक्रेट हो गए। और जो नर्वस में होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी होती है उसके कारण होता है। और हमारे एक पाया जाता है बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये आर्च ऑफ अरोटा होता है ना हमारा, आर्च ऑफ अरोटा। और कौन सी, कैरोटिड आर्टरीज उसमें पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर बैरो का मतलब ये दबाव, प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो ये सब वहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, तो इनसे पता लग जाएगा कि बीपी कम है या ज़्यादा है। अगर कम होता है तो अपना ये एक्टिव जो मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं और बीपी को नॉर्मल रेंज में लेके आते हैं। ठीक है, ऐसा ही सेम रीनल वाले में होता है। रीनल में क्या होता है, लीवर से क्या बनता है, एंजियोटेंसिनोजन बनता है, नहीं बनता है, एंजियोटेंसिनोजन। ये कहा जाता है, इससे रेनिन हार्मोन से क्या करता है, रेनिन जो होता है क्या बोल रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है, फर्स्ट से ये लंग्स में जाके क्या सेकंड होता है, और फिर ये अलग अलग वर्क करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे करता है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, आगे चल के वर्क करता है पूरा। ठीक है, तो ये सब बीपी की मैकेनिज्म होती है, बीपी कैसे कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? पूरा बीपी और ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ा है हमने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कुछ क्वेश्चन बच रहे थे हमारे ईसीजी में। ठीक है, चलिए सभी एक्टिव हो जाइए। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, जो भी कोई दिक्कत आ रही है आपको बच्चों कमेंट करना। क्वेश्चन देखिए, व्हाइल डूइंग ईसीजी 6th इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन, जो V6 होता है, जो 6 होती है V6 वाली लीड, वो कहाँ प्लेस की जाती है? देखिए बच्चों, लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल, राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल, या लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल। तो देखो राइट में तो केवल एक ही लगती है, राइट साइड में। फोर्थ इंटरकोस्टल में बताइए कौन सी लगती है? वो V1 लगती है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, V6 पूछा गया है, तो बच्चों लेफ्ट साइड में लगती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। लास्ट क्लास में हमने पूरा देख चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसलिए लेक करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ लीड्स व्हेन ईसीजी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कलेक्ट एक्सेप्ट, यानी सब सही है, केवल एक गलत होगा इसमें। ठीक है, V4 जो होती है वो 7th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। ठीक है, V3 होती है लाइनर मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन 2 और 4, ये भी ठीक है। V2 जो होती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मार्जिन ऑफ स्टर्नम। अब आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी मेरी, तो आपको सबको आंसर पता होंगे इनके। V1 जो होती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस और राइट मार्जिन ऑफ स्टर्नम। देखिए बच्चों, बताना आपको इस चारों ऑप्शन में से गलत कौन सा है। ठीक है, तो आपको सबको पता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। गलत तो कौन सा है, ये जो V4 जो होती है हमारी 7th इंटरकोस्टल स्पेस में नहीं होती है बच्चों। ये कहाँ पाई जाती है बताइए बच्चों? ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीड V1 और V2 इन ईसीजी रिप्रेजेंट विच एरिया ऑफ हार्ट। ये भी मैंने बताया कौन सा एरिया अफेक्ट होगा, V1 V2 होगा। देखिए ऑप्शन देखिए, इंफीरियर वॉल, सिनेटल वॉल, एंटीरियर वॉल, या लेटरल वॉल। बताइए कौन सी वॉल अफेक्ट होगी और V1 V2 में ईसीजी में चेंजेस देखा जाता है? तो बताइए, एंटीरियर वॉल में हमें जो एरिया रिप्रेजेंट करती है, ये कौन सा एरिया करती है? एंटीरियर वॉल वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द 12 लीड ईसीजी इज यूज्ड टू डायग्नोस, देखिए, डिसरिथमियास एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, चैम्बर एनलार्जमेंट एंड इंजरी, मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, या पल्मोनरी एडिमा, या हार्ट फेलियर। ये बताने हैं हमको इन चार ऑप्शन में से कौन सा
12 लीड की जो ईसीजी होती है किसके डायग्नोस में काम आती है बताइए। तो देखिए बच्चों, जो पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर ये हम नहीं पता कर सकते। देखिए पल्मोनरी एडिमा लंग से रिलेटेड है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए बी सी ए जाएगा। ठीक है, हमें इसमें डिसरिथमिया को बहुत पता लगता है, कंडक्शन एबनॉर्मलिटी का पता सकता है, कंडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ईसीजी से चेम्बर एनलार्जमेंट एंड इंजरी का भी पता चलेगा। ठीक है, कौन सा चेम्बर एनलार्ज हो रखा है और क्या पता है मायोकार्डियल इस्कीमिया का तो हम पता करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं सभी। देखिए, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ये तो सभी को पता होगा, बता दीजिए सभी जल्दी से, ऑप्शन पढ़िए। नैनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, बैरोमीटर या कैलोरीमीटर, बता दीजिए सभी। हमारा जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहा जाता है, स्पिग्मोमेनोमीटर। ये देखिए यहाँ पे बीपी इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है एक अच्छा सा, देखिए ये आम कफ होता है, एनेरॉइड कोज ये घड़ी होती है, इसमें देखा जाता है प्रेशर होता है, इसमें ट्यूबिंग होती है, वॉल्व होता है, ये लेटेक्स का बल्ब होता है, ये है हमारा स्टेथोस्कोप है। ठीक है, ये ईयर प्लग से, ईयरिंग से, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउंड दैट प्रोवाइड्स द सिस्टोलिक प्रेशर रीडिंग एंड इज द फर्स्ट कॉफ साउंड फेज फर्स्ट हियर्ड एज प्रेशर फ्रॉम ब्लड प्रेशर कफ इज रिलीज्ड। यानी हमको पूछा गया है कि कॉफ साउंड हमें कब सुनाई देगा। ठीक है, आप सभी इसके क्या पढ़ें, ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, कैसा साउंड होता है, तो देखो बच्चों ऑप्शन देखिए, ए शार्प टैपिंग साउंड, ए स्वीजिंग या वूजिंग साउंड, ए थंप या ए सॉफ्ट या ब्लोइंग मफल्ड साउंड। ठीक है, देखो मफल्ड साउंड जो होता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है, वूजिंग साउंड ये हमें अस्थमा वाले पेशेंट को सुनाई देगा। जो बीपी लेते हैं हम, ये कोफ साउंड होता है वो कैसा होता है, ये शार्प होता है टैपिंग साउंड। जिसने बीपी लिया होगा उसको पता होगा, मैनुअली बीपी लेते हैं स्टेथोस्कोप में कैसी आवाज़ सुनाई देती है, ए शार्प टैपिंग साउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज ऑफ साउंड हियर ड्यूरिंग मेजरिंग बीपी। देखो विस्पर, रेल्स, कॉफ या स्निफ। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन से सीखा, क्वेश्चन में आया था कौन सा साउंड सुनाई देता है हमें, सभी बताइए, आंसर बताइए सभी। तो कॉफ जो साउंड होता है ये सुनाई देता है हमें जब हम बीपी लेते हैं, बीपी सुनते हैं तो जो साउंड सुनाई देता है वो क्या कहलाता है, कॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद एजिंग बीपी इज ऑफन हायर ड्यू टू। जब बीपी एज हो जाती है यानी वृद्ध अवस्था में बीपी हायर आता है, किसके कारण आता है, देखो लॉस ऑफ मसल मास, चेंज इन एक्सरसाइज एंड डाइट, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस या डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टियल वॉल्स। बताइए क्या आंसर होएगा, ऑप्शन पढ़िए सभी ध्यान से। देखिए जो वृद्ध जो होते हैं बीपी, उसमें मैंने आपको बताया था जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी सो ऑफ आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, हाइयर आता है बीपी। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टेरियल वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन आर्टीरियल प्रेशर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था मीन आर्टीरियल प्रेशर को देखने के लिए कौन सा फॉर्मूला, देखिए ऑप्शन पढ़िए सभी, डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी अपॉन 3, डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू सिस्टोलिक बीपी बटे 4, ये है सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी बटे 2 या सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी बटे 3। बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन सा होता है फॉर्मूला मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने के लिए। मीन आर्टीरियल प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी अपॉन क्या होता है 3। कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर पूछा गया है बच्चों हमसे, बताइए क्या इतना होता है, 10 से 15 mm ऑफ मरकरी, 15 से 20 mm ऑफ मरकरी या 20 से 25 या 25 से 30। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर पूछा गया है। तो देखो बच्चों, वो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका प्रेशर होता है वो नॉर्मली होता है 20 to 25 mm ऑफ मरकरी। ये हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। मैंने अभी बताया था आपको एक टर्म डिफरेंस करते हैं हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच में, उसको क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन देख लीजिए सभी एक बार। पल्स रेंज, पल्स प्रेशर, पल्स लेंथ या पल्स डेफिशिएट। मैंने आपको बताया था अभी क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहा जाता है, पल्स प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 150/96 mm ऑफ मर्करी, हिज पल्स प्रेशर इज, बताइए पल्स प्रेशर कितना होगा इसका। ऑप्शन पढ़ लीजिए। पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस बताइए कितना आएगा, 54। देखिए हमारे आंसर ऑप्शन में 54 है क्या कहीं, हमारा आंसर पहला ये ए क्या है, 54। आ गया सबको समझ में कैसे निकाला हमने, पल्स प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर इज, पोर्टल वीनस प्रेशर बताना है हमको। ऑप्शन देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25 mmHg। बताइए जो वीनस प्रेशर होता है, जो नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर होता है वो कितना होता है, देखो बच्चों वो होता है 5 से 10 mmHg। बच्चों ये आगे क्लास में सारे प्रेशर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अलग अलग आर्टरी में कितना प्रेशर होता है, किस कौन से एट्रियम में कितना प्रेशर होता है, एक एक चीज। ठीक है, अभी के लिए याद रखिए जो नॉर्मल जो पोर्टल वीनस प्रेशर होता है वो 5 to 10 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। जो ईच कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना अमाउंट ब्लड जो है पंप किया जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर से, उसको क्या कहा जाता है, ये मैंने करा चुका है लास्ट क्लास में, जिसने देखी होगी वो झट से आंसर दे देगा। ठीक है, देखिए कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व। बताइए क्या होता है वो, उस मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है ये, 70 ml। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टू कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट इज मल्टीप्लाइड विथ। ठीक है, कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट इज मल्टीप्लाइड विथ, किससे मल्टीप्लाई करते हैं कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर, पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर या सर्कुलेटरी वॉल्यूम। मैंने बताया था कार्डिक आउटपुट को करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट। ये रहा हमारा आंसर, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ये सभी बच्चों मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है आपको, जब मैंने हार्ट की शुरुआत करी थी उसमें सारे प्रकार के प्रेशर बताए थे मैंने, क्या क्या वॉल्यूम होते हैं, कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखी है वो लास्ट क्लास जो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए हेल्दी इंडिविजुअल, वेट दे रखा है उसका 70 किलो, एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, स्ट्रोक वॉल्यूम हमें देखना है कितना होगा इसका। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने बताया था कार्डिक आउटपुट बराबर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होना हार्ट रेट। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा गया है। नॉर्मली जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है, जो नॉर्मल एक इंसान होता है, ह्यूमन होता है, वो 5000 लीटर होता है। ठीक है, हार्ट रेट कितनी होती है, लगभग 70 मान लो। ठीक है, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताइए, लगभग ये 71 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा आंसर मैच कीजिए, इससे रिलेटेड कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 70 ml आ जाएगा इसका आंसर, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, 5000 कहाँ से आया, ये नॉर्मल जो नॉर्मल जो होता है ह्यूमन उसमें 5000 लीटर क्या होता है, कार्डिक आउटपुट कितना क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ, कौन से केस में कार्डियक आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए शॉक में, एरिथमिया में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या हाइपोक्सिया में। बताइए शॉक में तो ब्लड लॉस हो जाता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कैसे होगा, एरिथमिया में भी नहीं होगा, हार्ट फेलियर में तो वैसे डिमांड सप्लाई में बराबर नहीं रहता। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा। जो हाइपोक्सिया की जो कंडीशन होती है यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसमें क्या होता है हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। और कैसे होएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि
जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, हाइपोक्सिक कंडीशन में है, तो क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगी, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट हमारी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हमने पढ़ा था कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट हमारी बढ़ेगी हाइपोक्सिक कंडीशन में तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस। ठीक है, किस पार्ट से होता है, देखिए, बैरो रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स या प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ये प्रोप्रियो, हाँ प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए। मैंने आपको बताया था बीपी का रेगुलेशन जो हमारी करती है आर्च ऑफ अरोटा, और क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी में क्या पाए जाते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। क्या करते हैं, बीपी को रेगुलेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ए, बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो आज हमने क्या पढ़ा, देखो बच्चों, आज हमने ब्लड सप्लाई पढ़ी, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की इनकी अलग अलग ब्रांचेस पढ़ी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी पढ़ी, ऐसे नोडल आर्टरी और डिसेंडिंग आर्टरी पढ़ी। ठीक है, ये सब हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपको ब्लड सप्लाई जो हार्ट है ये अच्छे से समझ में आई होगी। हमने 3-4 डायग्राम से इसको अच्छे से समझा है। डायग्राम से आपको बच्चों याद रहता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि आपको डायग्राम से चीज़ें समझाई जाए। ठीक है, और हमने बीपी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी हमारे ये स्ट्रोक वॉल्यूम से रिलेटेड थे। स्पिग्मोमेनोमीटर आया, बैरो रिसेप्टर्स देखे हमने, डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी देखा, को इसमें से डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में से कौन सा जो हमारा बीपी होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। हमारा डायस्टोलिक बीपी वो इम्पोर्टेंट होता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस देखा। ठीक है, और हम आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, ब्लड वेसल्स देखेंगे, और क्या देखेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन आएगा और कौन सी आएगा, ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में बच्चों मैंने जो हमारी स्टार्टिंग की जो क्लास थी कार्डियोवैस्कुलर की थ्योरी में मैंने आपको पढ़ा रखा है वेन और आर्टरी के बारे में। आप उस क्लास को देखना जरूर, उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए फटाफट हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैं अब आगे वाली क्लास में ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम वो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ब्लड वेसल्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा हाइपरटेंशन। तो बच्चों क्लास को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप सभी का प्यार बना रहे। हम ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। PR यादव की पूरी बुक सॉल्व कराई जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।